तो आज हम बात करेंगे एक एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर और उस स्टॉक की पूरी डिटेल एनालाइज करेंगे और हमें उस स्टॉक में करना क्या चाहिए एट द एंड हम वो बात करेंगे। तो सीधा चलते हैं हम उस स्टॉक के ऊपर और पढ़ते हैं उसकी बैलेंस शीट की बैलेंस शीट कैसी है और हमें फ्यूचर में क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बैलेंस शीट पे आने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी की सेल्स किस हिसाब से कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं। तो दिसंबर में कंपनी की सेल्स थी 2492 की और मार्च में वो घट के होगी 2405 की। और अब जनवरी के टाइम में इस कंपनी की जो सेल्स है वो 2700 के पास पहुंच गई है, जो कि दोबारा से एकदम बढ़ गई है क्योंकि मार्च के टाइम में ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम थी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की। और जैसे सब कुछ सही हुआ तो इस कंपनी के जो सेल्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि ऊपर देखने को मिले वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से। सो यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम देख लेते हैं। पहले 25,000 की थी, फिर जैसे मार्च के टाइम में कम हुई ऑब्वियसली, और उसके बाद सीधा ही जैसे सेल्स बढ़ी और इनकम में भी काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट आई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले प्लस में था, अच्छा खासा था, 189 का था, जो कि मार्च के टाइम में माइनस में गया और उसके बाद जून के टाइम में तो वापस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 389 का आ गया, डबल से बढ़ गया और काफ़ी साफ और काफ़ी अच्छा हो गया, जो कि इस हमें कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी है। अब हम चलेंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। सो कंपनी का रिजर्व देख लेते हैं एक बार, 4150 का, और अब है 4300 की तरफ। मार्च में रिजर्व बढ़ा है कंपनी का और अब सीधा कंपनी के रिजर्व्स वगैरह हैं वो 10,000 के पास पहुंच गए हैं, जो कि इस कंपनी में बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी पे कर्जा था पहले 84,000 का, फिर मार्च के टाइम पे जैसे कंपनी पे कर्जा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया एक हिसाब से, आधा ही रह गया, आधा भी नहीं रह गया। पहले 84 का था, उसका सिर्फ 4 का रह गया। पर इस टाइम हमें कंपनी पे कर्जा 35 का दोबारा देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली बार अगर 6 महीने वाले देख लें उस हिसाब से भी कम है। तो अब हम बाद में हम एंड में बात करेंगे कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो क्यों बढ़ता हुआ मिल रहा है, उसको हमें पता चल जाए कि हाँ जिस पे कर्जा है वो सही है। पर इनके रिजर्व वगैरह के हिसाब से देखा जाए कि वो 10,000 के अंदर है और कंपनी में जो कर्जा है वो सिर्फ 35 का है, जो कि वो बड़े आराम से अपने जैसे देखें 35 करोड़ का कर्जा है कंपनी पे और कंपनी की रिजर्व देखने को मिल रही है 10,735। सो सिर्फ वो इतने से अमाउंट से जो कंपनी का कर्जा है वो पूरा कर सकते हैं 35 से ही, जो कि इस पे कुछ परसेंट 1 से 2% ही माना जाएगा। तो कंपनी पे कर्जा एक हिसाब से नाम के बराबर है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने रिजर्व देख लिए, डेटर्स देख लिए, अब चलते हैं कंपनी की बैंक बैलेंस के ऊपर, करंट एसेट्स के ऊपर कि उसका क्या परफॉर्मेंस है। सो यहाँ आ गए हम कंपनी की उसके ऊपर कैश एंड बैंक बैलेंस और करंट एसेट में देख लेते हैं। पहले 500 का, फिर 472 का, फिर 700 का। और जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं वो पहले 1400 के थे, फिर 1500 के हो गए, अब सीधा ही 1900 के हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी के तो हम कंपनी की जो बैलेंस शीट देखते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है हमें उसके कर्जे के ऊपर। अब चलते हैं कंपनी के आगे कुछ देखते हैं कि कैसे कैसे कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग्स या डिविडेंड कंपनी किस हिसाब से देती है। सो ये हम कंपनी के डिविडेंड के ऊपर आ गए हैं। सो जो कंपनी के नाम हो हमने ऊपर देख लिया क्या लिखा हुआ है, टाटा कंज्यूमर्स। इस कंपनी का शेयर प्राइस का नाम है टाटा कंज्यूमर्स और ये हम उसके डिविडेंड पे आ गए। 2001 के में कंपनी ने डिविडेंड दिया है और कितने का दिया वो हम देख लेते हैं। सो 90 पॉइंट्स का यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया, 90% का। सो 2001 में दी है, 2 में दी है, 3, 4, 5, 6 लगातार कंपनी देती आ रही है। 2001 से लेकर 20 तक कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को लगातार देती आ रही है, जो कि इस बार भी कंपनी ने 20 में भी दे चुकी है। 2 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने दिया और कंपनी का शेयर प्राइस हमने देखा ही लिया 518 रुपये पे है। तो हम ये आ गए हैं कंपनी के बोनस के ऊपर। जो कंपनी ने बोनस है वो भी 3 बार इस कंपनी ने बोनस दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम एक बार कंपनी की स्टॉक स्प्लिट देख लेते हैं, स्प्लिट कितनी बार कंपनी ने की है।
तो ये हम आगे कंपनी के स्टॉक स्प्लिट के ऊपर। तो स्प्लिट भी कंपनी ने एक बार किया हुआ है, जिसकी ओल्ड वैल्यू थी 10 की। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 2010 में अभी कुछ 10 साल पहले कंपनी ने बोनस स्प्लिट भी किया। तो स्प्लिट से क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, जिस रेशो में भी दिया होता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी ने स्प्लिट भी किया है। सो जिन्होंने उस टाइम पे बोनस शेयर्स को ख़रीदे होंगे तो उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे इनसे, स्प्लिट वगैरह से। हम चलते आगे, हम प्रमोटर्स होल्डिंग्स के ऊपर इस कंपनी की। तो ये हम आ गए कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर, जो कि मार्केट टाइम में 34 की थी, वो अभी भी कांस्टेंट ही है। जो कंपनी के प्लेज्ड शेयर हैं, जो गिरवी रख के कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो जो 2.71 की हैं, जो कि अभी भी सेम है। और जो FIS है उनका जो इस कंपनी में होल्डिंग्स है वो बढ़ रही हैं, और जो अदर DIS है उनकी होल्डिंग्स भी इस कंपनी में बढ़ रही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग इस कंपनी में देख लिया 0.09 की, जो कि बढ़ के 0.11 की हो गई है। इंश्योरेंस कंपनीज में भी इस कंपनी में होल्डिंग्स बढ़ाई हैं अपनी। तो कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में भी होल्डिंग बढ़ रही है यहाँ पे, और गिरती हुई 1% से गिर रही है। और अदर DIS का भी डाटा जो है वो भी हमें थोड़ा सा गिरते हुए मिल रहा है। पर ओवरऑल कंपनी की जो प्रमोटर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर कंपनी की जो FIS का डाटा है वो इस कंपनी में बढ़ते हुए हैं। और DIS ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कई शेयर्स काफ़ी लेट ही समझ आते हैं कि वो अच्छे हैं कि नहीं। पर फ़ोन वाले इस कंपनी में पहले ही अपनी होल्डिंग्स अच्छी बढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे 17 थी जो कि 18 होगी, जो कि हमें देखनी चाहिए कि फॉरेनर्स हमारे कंपनी में आके उठा रहे हैं होल्डिंग्स, और इंडियन ये नहीं उठा रहे। पर हमें पता चल जाए कि हमें इस कंपनी में एंड में क्या करना चाहिए। तो हम चलते हैं इस कंपनी के आगे। तो अभी हमने कंपनी की मेन चीज़ों पे बात कर ली है कि क्या है उनकी प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं, और कंपनी की हमने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ले ली है। अब चलते हैं कंपनी के एक बार चार्ट पैटर्न पे। तो हम डायरेक्टली अब 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, क्योंकि छोटा मोटा चार्ट पैटर्न देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सीधा डायरेक्टली 6 महीने का चार्ट पैटर्न ग्रीन में है, और उसके बाद सीधा हम मैक्स पे चलते हैं। तो कंपनी इस मार्केट में लिस्ट कब हुई? 2002 में कंपनी लिस्ट हुई थी 20 रुपये पे। और इस कंपनी का अब जो शेयर प्राइस है वो इस टाइम हाइक पे चल रहा था 496 पे। तो इतनी देर में कंपनी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए? 100% की कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, जो कि अब 500 पे हो गया 20 रुपये का शेयर। तो कंपनी का मार्केट कैप नीचे देखा हुआ है, जो कि है 477 बिलियन का। और PE रेशो कंपनी की काफ़ी हाई देखने को मिली है 61 की, क्योंकि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसने काफ़ी अच्छे मतलब हमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ वगैरह दी है, जिसके इस कंपनी के जो लोग बाय करने वाले हैं वो काफ़ी बुलिश हो गए हैं इस टाइम पे। सो कंपनी का हमने मैक्स का रिटर्न देख लिया, काफ़ी अच्छा देने वाली है। जिन्होंने भी 10 साल में इस कंपनी को होल्ड किया, 2002 से 2018 18 साल टोटल काउंट हुए। तो उसमें जितने भी लोगों ने इसको होल्ड करके रखा था उनको 32 कितने परसेंट का 3,000% का रिटर्न मिल चुका है। सो इसमें कई बार बोनस और स्टॉक स्प्लिट भी आए हैं जो इसमें ऐड नहीं है। उससे तो इस कंपनी के जो शेयर हैं वो डबल ही, जिनके पास अगर जिनको 3,000% का भी प्रॉफिट हो रहा होगा और उनको ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो प्रॉफिट 2 लाख से डबल हो जाएगा। तो ऐसा कंपनी ने 3 बार ही किया। तो 3 गुना प्रॉफिट का, किसी को करोड़ का प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो सीधा ही 3 करोड़ हो गएगी। सो कंपनी का ये चीज़, बोनस और स्टॉक स्प्लिट जो होते हैं वो उसके शेयर्स को डबल कर देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में वैसे भी जो हमारा मार्केट है वो अप में ही चलता है, इसलिए हमें इन्वेस्टिंग जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। उसमें अच्छे खासे हज़ारों में रिटर्न मिल जाते हैं कुछ ईयर्स में ही। सो कंपनी का एक बार हाई और लो देख लेते हैं, 529 का, और लो जो है 213 का है इस कंपनी का। सो अब एक बार वो होल्डिंग्स देख लेते हैं कि कंपनी ने कितने पिछले बिजनेस डेज में कंपनी ने कितने % की डिलीवरीज उठाई हैं कस्टमर्स ने। तो यहाँ पे NSA की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने देख लिया कि एक दिन आ गए हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है 20% की होल्डिंग्स उठाई गई इस कंपनी में पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और जो कंपनी के शेयर प्लेज हैं वो शायद यहाँ पे ना लिखे हुए हैं। यस, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं
2.71% के जो कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर हैं जो प्लेज्ड हुए पड़े हैं, और उस पर उन्होंने कंपनी ने कुछ अमाउंट बैंक से लोन लिया हुआ है। और जनवरी और मार्च में हमने देख लिया कि जो इनकम है उसमें थोड़ी गिरावट थी मार्च में, और जून में वो बढ़ गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी एक बस स्टेबल ही है। तो एक बार हम देख लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सो ये है कंपनी के प्रोडक्ट्स: कॉफ़ी, टाटा टी, टेले, ये सारी कंपनी के मिनरल वाटर, टाटा कॉफ़ी, ग्रैंड, चॉकलेट्स, ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। सो ये सारी उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं फूड एंड बेवरेजेस की, ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। सो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स की रेंज है इस कंपनी की। अब चलते हैं इसके कि कंपनी ने अपनी AGM में क्या न्यू फैसले लिए थे, जो कि हमें देख के इस कंपनी का शेयर ख़रीदना सही लगता है। सो एक बार यहाँ पे हेडिंग में देख लेते हैं, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं आर फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंटर इन न्यू कैटेगरीज, कि जो कंपनी है वो फोकस करके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और वो न्यू कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आने वाली है। अगर प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली इनका डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो कंपनी क्या चाहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो HUL जैसा अपना जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, वो HUL जैसा बनाना चाहती है, क्योंकि HUL में भी काफ़ी सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। सो वो भी ऐसा ही प्रोडक्ट्स बनाना चलती है। जो कंपनी क्या है, नेशन वाइड प्रेजेंट है, मतलब कि काफ़ी सारे देशों में प्रेजेंट हो अपनी दिखाती है प्रेजेंस, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ और में भी अपना बिजनेस करती है ये कंपनी। तो अब चल लेते हैं एक बार नीचे। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं टाटा के, उन्होंने मंडे को कहा है कि जो हम वर्क कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से अपने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को फास्ट मूव करवाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। सो एक बार हम नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये जो कंपनी हमने बनाई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसको दो कंपनी को मर्ज करने के बाद बनाया गया है। तो पहली कंपनी का जो नाम था टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस है, और जो सेकंड कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स। ये दो कंपनी को मिला के 2019 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुई है, जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो पहले ये दो कंपनी अलग अलग थी, जो कि अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नाम से हमें देखने को मिलती है मार्केट में। अब चलते हैं एक बार नीचे नज़र डालते कि क्या क्या और अनाउंसमेंट्स हुई हैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने की है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ जो न्यू बिजनेस फॉर्म किया गया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, किसके नाम से किया हुआ, टाटा बेवरेजेस के नाम से। उसमें अंदर क्या क्या आता है, उसके इंक्लूड कौन से बिजनेसेस हैं। सो उसके ब्रांड्स के नाम है ये टेटली, उस टेटली टी, 8 o'clock कॉफ़ी, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न। उसके बाद कुछ सेल पैकेजेस ऑफ पल्सेस एंड राइस स्पाइसेस, मतलब कि दालें और मसालों का भी। तो नीचे उन्होंने कहा भी है कि हमारे प्रोडक्ट्स में एक प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस में एक प्रॉब्लम है कि जो टाटा के कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, जो कस्टमर्स के पास पहुंचने चाहिए वो इतने आराम से पहुंच नहीं रहे हैं। इसलिए मतलब उसका प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनका प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने AGM में कि हम उस पर अब ज़्यादा फोकस करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स के पास ईजिली और जल्दी अवेलेबल हो जाएँ, तो ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, पर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कस्टमर्स के पास पहुंच नहीं रहे हैं। तो ये इसका काफ़ी, अगर प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है पर वो कंज्यूमर के पास सेलिंग के लिए बेचे नहीं जाएंगे तो कंपनी कमाएगी कैसे। तो ये उन्होंने बात की अपने AGM के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इनके पोर्टफोलियो में जैसे ज़्यादा ब्रांड होंगे तो जो डायरेक्टली कम्पीट कर पाएंगे, लड़ पाएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो की प्लेयर है इनके FMCG सेक्टर के अंदर, और ITC, ये दो कंपनीज काफ़ी अच्छी और इनके काफ़ी सारे फूड से रिलेटेड बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बात की अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कंपनी ने क्या किया, रिसेंटली एक अपने व्हीट फ्लोर मतलब आटे की के बिजनेसेस में भी आए हैं, और साथ में इसने एक कंपनी को एक्वायर किया है जो कि स्पाइसेस से रिलेटेड है। उसका नाम है, कंपनी का नाम लिखा हुआ सनराइज फ्लोट्स
फूड्स, और अगली कंपनी जो कि जैसे कोका कोला जैसी कंपनी के साथ काम करेगी, जैसे प्रोडक्ट्स बनाएगी, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो करेंगे नेशन वाइड प्रेजेंट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में बेचे जाएंगे, हर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बेचे जाएंगे। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे कंपनी पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर हमने अपने पूरे प्रोडक्ट्स को पूरे नेशन वाइड फैलाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन होएगी तभी सब कुछ होएगा। और जो अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा पब्लिक के लिए, और मार्केटिंग हम अब उसके बाद अगर पब्लिक को अवेयर करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए मार्केटिंग में भी ये जाएंगे, तो विजिबल अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे कस्टमर्स के लिए। तो उसके साथ ही कंपनी ने क्या किया है, जो टाटा कंज्यूमर पर के प्रोडक्ट्स कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने क्या किया है कि पेप्सिको के साथ 50-50% की डील कर ली है कि वो इसको भी कुछ ब्रांड्स बना के देगी, जिसकी कुछ ड्रिंकिंग वगैरह के लिए कुछ सामान बना के। तो अभी इनका जॉइंट वेंचर होगा जिसके अंदर क्या आएगा, हिमालय पैकेजिंग वाटर आएगा और ग्लूकोज प्लस, ये 2 कंपनियां भी इनके अंडर आएंगी अब। तो इसके मर्जर के बाद जो 50-50 पेप्सिको के साथ हुआ। अब देख लेते हैं एक बार हम नीचे और क्या क्या कहा है AGM में। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंपनी है वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है FMCG के अंदर आ रही है, तो उनके लिए उनको इसका साल के अंदर आ जाएगी। तो नीचे लिखा हुआ है कि ये कंपनी कहाँ कहाँ काम करी। द कंपनी वाज आल्सो प्रेजेंट इन ओवरसीज जैसे UK, USA, कनाडा, मिडल ईस्ट। नाउ हैज़ बोर्ड FMCG प्ले इन इंडिया बियॉन्ड जस्ट ब्रेवरेजेस। सो ये ब्रेवरेजेस के अलावा भी और कंपनी चीज़ों में भी आएंगे। सो 2019 to 20 में जो कंपनी है स्लाइटली 60% से कंपनी बढ़ी है, जो कंपनी का ब्रांड वैल्यू 60% से बढ़ा है। और जो कि उन्होंने कहा है अपनी AGM, तो कंपनी 60% से कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ चुका है, ये AGM में उन्होंने अपनी कहा है 2020 में। सो एक बार और ऊपर हम देख लेते हैं क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट नीचे दिया हुआ है, तो उसको हम रीड करेंगे। सो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करेंगे और जो प्रोडक्ट्स को हैं उसको हम अवेलेबल कराएंगे ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी, क्योंकि अब कंपनी ऑनलाइन के ऊपर भी जा रही है। सो ये बहुत एक अच्छी बात है कि क्योंकि वायरस के टाइम पे अब आके देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो साथ ही साथ कंपनी ने काफ़ी सारे बिजनेसेस के बाद टाई अप भी किया है कि जो इनके जो प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन विजिबल कराएंगे और जिनका पोर्टफोलियो वो बड़ा, मतलब जो पोर्टफोलियो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को वो सर्विस दे पाएंगे। सो ये कंपनी ऑलरेडी कई सारे प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर चुकी है और कईयों के साथ करने वाली है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कर चुके हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएंगे मार्केट के अंदर। सो इस पिछले कंपनी के ईयर में, बिजनेस ईयर में 31 मार्च के टाइम जो कंपनी का रिवेन्यू था वो था 9,637 करोड़ का। सो आगे जो टर्म वैल्यू कंट्रीब्यूट फूड, जो कंपनी के वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है फूड और में, वो 58% से कंपनी की बढ़ गई है। सो ड्यू टू द पैनिक बाइंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ लॉकडाउन, जो कंपनी के लॉकडाउन के टाइम पे जो बाइंग थी वो कंपनी में काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो उसके बाद काफ़ी तरह का पैनिंग इस कंपनी में झेला गया है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ़ी सारी बाइंग में पैनिंग आई है कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह थे वो काफ़ी सारे लोगों ने खरीदे, और साथ ही साथ जो कंपनी जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद भी हुए हैं। और उसके बाद जो सेल्स ऑनलाइन हुई है, सेल्स ऑनलाइन बोथ फॉर अवर इंडियन इंटरनेशनल ब्रांड्स। However, the food services at home to home business we were impact significantly, he said is AGM। सो ये सारी बातें इस कंपनी के AGM में हुई हैं। अगर रेस्टोरेंट्स तो बंद हुए हैं पर रिटेल में जो कंपनी की सेल्स हैं वो ऑनलाइन में काफ़ी स्पाइक की है, मतलब कि काफ़ी बढ़ी हैं। सो इंटरनेशनल एंड Indian and international branded business, however, food services and out of home business we were impact significantly and said its AGM। यहाँ पे कहा है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे इनके सारे प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट इक्वली पड़ा है, कईयों को अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, कईयों को बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा है। सो हम आगे आ गए हैं इस कंपनी के ऊपर। जो कंपनी का है कि इम्पैक्ट के इसी टाइम पे जो कंपनी की लॉजिस्टिक्स है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और बिज़नेस के ऑपरेशंस को भी
लॉजिस्टिक्स जैसे कि प्रोडक्ट्स को इधर उधर से लेके जाना, और ऑपरेशंस, क्योंकि वर्कर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी उस टाइम पे। सो इनके अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा। सो पर अब जो सारा कुछ है, वो जो डिमांड है वर्कर्स की और नीड है, वो जो है वेरी नॉर्मल आ चुकी है इस टाइम पे, काफ़ी मतलब पहले जैसी आ चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें पहले वर्कर्स नहीं देखने को मिल रहे थे, कमी थी इसमें, पर जो अब वो चीज़ सही हो गई है। सो अब इस कंपनी में लिखा कि हमारे आउट ऑफ होम बिजनेस, जैसे कि जो इनके खुद के बिजनेस नहीं थे पर उन्हें किसी से ख़रीदे हैं, उनके स्टेक्स खरीद के, उसका नाम है टाटा स्टारबक्स। स्टारबक्स है टाटा 50-50 पार्टनरशिप इस कंपनी में है उनकी, मतलब कि 50% होल्डिंग्स इन्होंने ख़रीदनी है स्टारबक्स के अंदर। तो और साथ ही साथ जो टाटा चाय, जो इस कंपनी स्टारबक्स जैसी ही काम करेगी, एक रेस्टोरेंट्स जैसी काम ही करेगी, उसका नाम है टाटा चाय नाम है। सो उसको भी इक्वली इम्पैक्ट हो रहा है कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे, जो कि अभी सिर्फ बेंगलुरु में काम कर रही थी। सो उसके बाद लिखा हुआ था स्टारबक्स से वो बिज़नेस मूव कर रहा है, और उसके जो कम से कम 50% से ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो अब खुल चुके हैं, आउटलेट्स हैं जो खुल चुके हैं, और कंपनी के टोटल 185 स्टोर्स हैं। और वो अभी धीरे धीरे पेंडेमिक के टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारे स्टोर्स को स्लोली ओपन कर रहे हैं किए थे। सो ये भी एक बात देखने को हमें मिल रही है यहाँ पे, कि जो सारे बिजनेसेस हैं वो दोबारा खुल चुके हैं, जो कि हमने इनकी एक बार सेल्स में भी देख लिया कि मार्च के टाइम पे गिर रही थी, पर अब दोबारा से काफ़ी अच्छे हाइक पे पहुँच चुकी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का हमारा काफ़ी अच्छा प्लान है, अग्रेसिवली मतलब प्लान हमारा कि एग्रेसिवली मतलब काफ़ी जल्दी से हम कंपनी को एक्सपेंड करेंगे और न्यू स्टोर्स को ओपन करेंगे, मल्टीपल स्टारबक्स के आउटलेट्स खोलेंगे काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर। जो कि स्लो हुआ था काफ़ी पेंडेमिक के टाइम पे, उसको हम पिकअप कर लेंगे। और आल्सो जिनका टाटा चाय जो है बिजनेस, उसको भी हम बेंगलुरु से हटा के और काफ़ी जगहों पे लेके जाएंगे। सो ये भी चीज़ हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है कि सारे बिजनेस इनके खुल गए हैं, और जिस हिसाब से एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो सब इनको होएगा और शेयर होल्डर्स को भी होएगा। सो यहाँ तक ही थी कंपनी की एजीएम। तो हम बात करते हैं कंक्लूजन पे हमें क्या करना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, साथ में कंपनी ने कहा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, लॉजिस्टिक्स की कमी थी, जो कि प्रोडक्ट्स थे वो कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर कंपनी काफ़ी जल्दी से काम कर रही है, न्यू ओपन्स कर रही है, अपने रेस्टोरेंट्स को खोल रही है, जो कि अगर जितने खोलेंगे उतने बिजनेस को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अगर प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे लोग भी खरीदेंगे, और काफ़ी सब कुछ इस कंपनी में सॉर्टेड लग रहा है। सो हम इस कंपनी को ख़रीद सकते हैं, कंपनी भी देखने को स्ट्रॉन्ग लगेंगे, बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, और डायरेक्ट कम्पीट करेंगे बड़े बड़े शेयर्स का, इनका नाम है आईटीसी वगैरह वगैरह कंपनीज के साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका 3000 के करीब हमें शेयर प्राइस में 2000 के करीब शेयर प्राइस देखने को मिलता है। सो इस कंपनी में हम जाते जाते बात करते क्या करना चाहिए। मैं तो इस कंपनी में अपनी जो होल्डिंग्स है उसको और बढ़ाऊंगा, जो कि काफ़ी सारी आ गई हैं मेरे पास। सो आप लोगों को कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेनी चाहिए, और अपने रिस्क के हिसाब से इस कंपनी में कोई भी होल्डिंग्स बना लें। फॉर एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।